सर वो ग्रेड निकाल रहे थे, ग्रेड निकालने के लिए मिल गया था डिस्काउंट जो निकाल रहे थे, इफ वाला जो करके, इफ में एंड लगा कर और लगा कर वो वाला हो गया था। अच्छा, न्यूमेरिकल फंक्शन में हम लोग इफ तक पहुंच गए थे नहीं? हाँ यस। अच्छा, और इफ था, इफ के साथ साथ उसी में एंड और नॉट भी देखे थे, और एक एरर को सप्रेस करने के लिए एक फंक्शन था इफ एरर, ये सब देख चुके हैं? यस सर। ओके, तो जो एरर कॉमन फार्मूला एरर है उसको देख चुके हैं हम लोग क्या? कौन कौन सा एरर आता है एक्सेल में, कितने तरह का एरर है, वो क्यों आता है, ये वाला क्लास हुआ है तुम लोग का कि नहीं? ये तो इनहेरिट का जो मैसेज दे देते हैं वही वो वाला हो गया। कौन सा मैसेज दे देते हैं? जैसे एरर का मैसेज दिखाता है। नहीं, तो वो तो इफ एरर फंक्शन था ना। सर आप इफ एरर तक ही बताए थे पिछला क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग आज देखेंगे कि एरर कौन कौन सा जो कॉमन फार्मूला एरर है एक्सेल का उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग टेट टाइम फंक्शन खत्म हो गया, न्यूमेरिकल फंक्शन खत्म हो गया, तो टेक्स्ट फंक्शन कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख ले कि एरर कहाँ कहाँ आता है और कैसे कैसे आता है और उसका नाम क्या है। ठीक है, तो एक्सेल फार्मूला एरर, फार्मूला या फंक्शन जब हम राइट करते हैं किसी सेल में, जब हम राइट करते हैं तो जाहिर सा बात है कि जिस तरह का फार्मूला रहेगा या फंक्शन रहेगा उस तरह का अगर उसके नाम में गलती हो जाए, उसके आर्गुमेंट में पैरामीटर में गलती हो जाए, तो जाहिर सा बात है कि वो रन नहीं करेगा। ठीक है, रन नहीं करेगा या गलत तरीका से रन करेगा और गलत वैल्यू आएगा तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए एक्सेल उस चीज को करता क्या है कि अगर जहां पे हम गलती किए, जैसे गलती करने का मतलब सम लिखना था फंक्शन और डबल एम लिख दिए, एस यू डबल एम लिख दिए, या फंक्शन का स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर दिए, ठीक है, तो उसको याद कर लो। एक मिनट रुक जाओ। इतना लेट तुम्हें वो क्यों हो गया? लैब में थे हम, यहाँ पे सबको पूछ रहे हैं कि ऑप्शन क्यों नहीं कोई आया। HTML का लैब कर रहे थे, ठीक है। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग का है एक्सेल फार्मूला एरर। ठीक है, उसको अच्छा ठीक से लगा दो, बंद कर दो। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या कह रहे थे, कोई भी अगर कुछ स्टेटमेंट तुम लिखते हो, वो स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आता है, वो स्टेटमेंट उस सिंटेक्स के कारण या उसका जो ग्रामर है, उसका जो तरीका है उसके तरह से अगर नहीं लिखा गया तो एरर आएगा। सिंपल, डॉस में जो तुम कुछ सेंटेंस, तुम या हम कोई भी कुछ सेंटेंस लिखते हैं, उसमें किसी तरह कोई ग्रामेटिकल एरर होता है तो वो एरर दिखाता है, वहां पे अंडरलाइन कर देता है। एग्जैक्टली उसी तरह से तुम और हम कुछ बात कर रहे हैं, तुम कुछ बोले, तुम कई बार ऐसा होता है ना कि तुम कुछ बोले और फुल स्टॉप कॉमा इस तरह का कोई भी मिस्टेक हुआ जिससे हम उसको या तो नहीं समझे या तो बोले दोबारा बोलने के लिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो भी फंक्शन कॉल करेंगे और जो भी फार्मूला बिल्ड करेंगे, हो सकता है कि उसमें कोई एरर हो। मतलब हमको लिखना था A1 + A2 + A3 + A4, 100 प्लस छूट गया,
A1 प्लस A2 प्लस A3 तो ठीक है, उसके बाद वाला A प्लस छूटा हुआ और A4 है, इसका मतलब फार्मूला गलत है। यही फार्मूला अगर तुमको देंगे, तुमको लगेगा कि पता नहीं यहाँ क्या था जो छूट गया, प्लस था, गुना था, क्या था। तो एक्सेल खुद ब खुद कि पहला 3 प्लस था तो ये भी प्लस होगा, ये सोच के काम नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि इसमें तुमको रिजल्ट गलत मिल सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का एरर है, कहाँ पे रेफरेंस एरर आएगा, कहाँ पे डिवीजन डिवाइड बाय जीरो एरर हम लोग देखे थे पिछले बार, वो आएगा, वैल्यू एरर आएगा, नेम एरर आएगा। ठीक है, देयर आर 7 टाइप ऑफ कॉमन एरर इन एक्सेल। पहला है नल। नल तब आएगा जब किसी फार्मूला या किसी फंक्शन कॉल से कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। देयर इज one of the most common type of error when we forget to separate the two cell reference correctly, then we receive this error। अभी जैसे बात की थे हम लोग, देखो A3 और A4 के बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे तो लिखेंगे कि ऑपरेटर मिसिंग, ऐसा मैसेज हो सकता था। मतलब कहने का मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसको सॉल्व करना एक्सेल अपने लेवल से सॉल्व करना संभव नहीं था। ठीक है, तो नल मतलब कि आप जो फंक्शन लिखे हैं, जो फार्मूला लिखे हैं, उससे नल वैल्यू आ रहा है। इम्पटिव भी नहीं छोड़ सकते थे, जीरो भी नहीं छोड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि वो हमको लगता कि ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा नल वैल्यू। तो कैसे लिखते हैं, हैश का साइन रहेगा सारे एरर में, उसके बाद एरर का नाम रहेगा, फिर ये वाला साइन रहेगा, एक्सक्लेमेशन साइन जो रहता है वो रहेगा। इसके बाद डिवीजन बाय जीरो, तो ये तो तुमको पता है, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे शीट पे अगर कोई ऐसा काम हो रहा है कि कोई नंबर जीरो से डिवाइड हो रहा है, तो तब ये एरर थ्रो करेगा, है ना, हैश डिव बाय जीरो। ठीक है, तीसरा है वैल्यू। दिस एरर अकर्स इफ वन ऑफ द वेरिएबल इन द फार्मूला इज ऑफ द रॉन्ग टाइप। मतलब एरर वैल्यू का एरर है। अगर तुम स्क्वायर रूट निकाल रहे हो और वहां पे पैरामीटर सही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वैसा जैसे मान लो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और उसमें हम दे दे कोई करेक्टर या माइनस वाला पैरामीटर, सम कर रहे हैं और सम में हम दे दे कुछ टेक्स्ट वाला सेल का एड्रेस। ठीक है, तो जहां पे न्यूमेरिकल सेल रिक्वायर्ड है वहां पे करेक्टर होना, जहां पे डेट है वहां करेक्टर हो जाना, इस तरह से तो वैल्यू एरर आएगा। मतलब वो जो वैल्यू पैरामीटर का जो वैल्यू है वो एरर है, उस पर काम नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट वैल्यू व्हेन द न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड। तीसरा एरर जो मिलेगा हमको वो मिलेगा रेफरेंस एरर, हैश रेफ नॉट, ये साइन। ठीक है, रेफरेंस एरर तब मिलेगा जब किसी सेल में किसी सेल का रेफरेंस हम लिए हैं और उस सेल को ही मिटा दें। टोटल में क्या लिखते थे हम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, इसमें टोटल में लिख रहे थे ना हम लोग B1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस C2, तो हमको टोटल निकल रहा था। और तुम एक पूरा कॉलम उठा के डिलीट कर दो, ठीक है, तो वो क्या आएगा कि रेफरेंस में एरर है, जो रेफर्ड सेल है वो एरर है। दिस एरर अकर व्हेन अ फार्मूला कंटेन एन इनवैलिड सेल रेफरेंस cell A4 बराबर A प्लस A2 प्लस A3 and after result we delete row number A2 which is included in the formula, it is considered the invalid reference। इसके बाद है name। This error occur if Excel does not recognize the formula name or does not recognize text within a formula। फार्मूला हम लिख रहे हैं, फार्मूला में स्पेल हो गया, दूसरा नाम लिख दिए, उसके अंदर का जो आर्गुमेंट है वो गलत कर दिए। ठीक है, तो वो फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं करेगा मेरा, तब हमको नेम एरर मिलेगा। उसके बाद है नम एरर, जिसमें नंबर का एरर है, पैरामीटर जो दे रहे हैं वो इनवैलिड टाइप का है। दिस अकर व्हेन एक्सेल इनकाउंटर एन इनवैलिड नंबर इन द फार्मूला, फॉर एग्जांपल स्क्वायरिटी को में हम माइनस साइन के साथ कुछ नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, कौन सा, ये वाला तो था कि हम कैरेक्टर डिवाइड कर देते तो वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था।
यहाँ पे जो था, जहाँ पे जिस नेचर का आर्गुमेंट चाहिए था उस नेचर का नहीं, दूसरे डेटा टाइप का दे दिए। ठीक है, वैल्यू रिलेटेड। यहाँ पे नेम रिलेटेड नॉर्मली होगा, जहाँ फंक्शन का नाम नेम गलत टाइप हो जाएगा, है ना। और नम मतलब वो नंबर जो हम दे रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर अगर पैरामीटर, उसमें एरर है। नॉट एप्लीकेबल है, दिस एरर इंडिकेट दैट द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फार्मूला। अगर मान लो कोई वैल्यू, हम किसी सेल का वैल्यू हम लिख रहे हैं और वो अवेलेबल नहीं है, तब हमको आएगा नॉट एप्लीकेबल NA। और चौथा ये जो लास्ट वाला है हैश हैश हैश, ये कोई एरर नहीं है एक्चुअली। अगर मान लो मेरे सेल का जो विड्थ है उससे बड़ा डेटा है, वहां पे उससे बड़ा डेटा है, तब क्या करता है एक्सेल, जितना बड़ा सेल का विड्थ है उतना डेटा दिखा के बाकी हाइड करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में फिर गड़बड़ होगा। मान लो कि अगर कोई डेटा है उसमें हमको 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर है और हमको 6 दिख रहा है, 4 हिडन है, ठीक है, उसके विड्थ के कारण, तो हम तो फिर उसी डेटा को कंसीडर करना शुरू कर देंगे। तो हमको एक्सेल उस एरर से बचाने के लिए, उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए उस सेल को हैश से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, उसका जो विड्थ बढ़ाओगे तो वो नंबर वापस दिखने लगेगा। ठीक है, देखो तो ये सब एरर हम लोग एक एक बार हम रन करा के देखे, तो जेनरेट कराएंगे एरर को। मान लो कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना 35 56 और यहाँ पे लिख देते हैं सम दिस वन कॉमा दिस वन। ठीक है, और मान लो कि हम इसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये रेफरेंस एरर मेरा आ गया, चूंकि रेफरेंस जो हम जिस सेल को रेफर कर रहे थे फार्मूला में वो अब नहीं है। ठीक है, इसमें रेफरेंस कर रहे थे हम लोग, तो अब एरर आ गया, तो आ नहीं रहा है वो। ठीक, कौन कौन सा एरर था एक बार, कौन कौन सा एरर देखना हम लोग को भी, नल देखना है, नल है, डिवीजन है, वैल्यू है। ठीक है, नल नल कब होगा, जब नल ऐसे होगा, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 12, यहाँ पे लिखिए 30, यहाँ पे 14 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सम। ठीक है, दिस वन और प्लस बगैर कोई ऑपरेटर के बगैर ये वाले लिख दिए। ठीक है, तो ये हमको नल वैल्यू कहने का मतलब यहाँ पे वैल्यू हम ये कैलकुलेट नहीं हो पाया। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाया, दैट इज द नल वैल्यू। और इस डिवीजन बाय जीरो देख लिए कि अगर मान लो किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं जीरो से, अगर हम लिख देते हैं ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है, तो डिवीजन बाय जीरो एक कॉमन बात है। ठीक है, और वैल्यू एरर में जब हम बात करेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं सम, यहाँ लिख देते हैं हेलो, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 15 और यहाँ लिखते हैं सम दिस वन प्लस दिस वन। गलती से है, हम वैसे सेल को सिलेक्ट कर लिए जो कैरेक्टर था। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा। तो एरर का मतलब है ना, जैसे वैल्यू, तो वैल्यू रिलेटेड एरर है, वैल्यू रिलेटेड एरर है या नेम रिलेटेड एरर है, ऐसा ही। ठीक है, तो वैल्यू एरर हो गया। इसके बाद वाला था हम लोग का नल वैल्यू, इसके था रेफरेंस एरर देख चुके हम लोग। नेम एरर जो है वो आएगा जब मान लो कि हम किसी फंक्शन को, मान लो कि हमको तो पता है ना कि सम एक फंक्शन है, सम एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरह के किसी फंक्शन को कॉल करोगे तो नेम एरर मतलब जो फंक्शन का नेम है उससे रिलेटेड एरर है ना। तो ये वाला हो गया। उसके बाद वाला
बात था नेम एरर हो गया। नम एरर में पैरामीटर वाला एकदम स्क्वायर -2 पास करोगे तो तुमको नम एरर आएगा। ठीक है, एने वाला जो है वो एरर कैसे आएगा देखो। क्या कि खाली वाला ले लेता है 0, खाली वाला ले लेता है 0। मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 और यहाँ से A1 प्लस यहाँ पे हम करते हैं सम, ये भी एरर आएगा। ये वाला प्लस ये 0 लेगा, ये तो दे देगा रिजल्ट में, एरर तो नहीं आएगा लेकिन। तो 12 0 0 ले लिया यहाँ पे, है ना। हाँ, जैसे मान लो कि हम लिखते हैं सम इफ, हाँ नॉट एप्लीकेबल वाला सम इफ ले लिए और रेंज नहीं दिए हैं और लिख देते हैं दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 25। यहाँ तो दिया ही नहीं ना, यहीं पे है, यहाँ पे हाँ नॉट एप्लीकेबल एरर भी है, आता है। अभी देखो कैसे रेज एरर कैसे उठेगा। हाँ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फार्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो हम वैल्यू नहीं देंगे फार्मूला को, मान लो कि रेंज दे दिए, ठीक है, ठीक। तो ये भी एक एरर है, जब किसी फार्मूला को वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा तो ये एरर रेज करेगा, ठीक है। और क्या था, एक तो था वो वाला ना हैश साइन वाला, हैश साइन वाला कुछ ऐसा जैसे मान लो हम लिखते हैं 4 5 6 7, ठीक है। ये नंबर है ना, इस नंबर को हम लोग, हाँ ये नंबर को हम लोग चेंज कर देते हैं, नंबर फॉर्मेट में लेके आते हैं, अपने आप खुद लंबा हो जाएगा, ठीक है। लंबा हो गया तो मेरा ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। तो जब तक इसको पूरा नंबर देखने का विड्थ नहीं मिलेगा, यहाँ तक है, ये चाहिए विड्थ इसको, इस नंबर को पूरा डिस्प्ले कराने के लिए। इससे जैसे ही कम होगा वो पूरा का पूरा हैश में बदल जाएगा, ठीक है। तो इतने तरह का एरर हमारे एक्सेल में होगा। तो अब तो समझ में आ जाएगा, अगर कुछ एरर होगा किसी फार्मूला में तो समझ में आएगा कि एरर किस लिए आ रहा है, ठीक है। बार कोड नहीं, ऐसा कैसे होगा, ये वाला है साइन, नहीं 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 नहीं, वो तो अलग है, वो हर डेटा का वैसे कुछ फॉन्ट भी आता है, जिससे कोई डेटा को सेलेक्ट करके अगर तुम उस फॉन्ट में चेंज कर दो तो बारकोड जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद हम लोग का जो फंक्शन में टॉपिक है वो है टेक्स्ट फंक्शन। बहुत इजी है, नाम से तुमको समझ में आएगा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे लोअर टेक्स्ट फंक्शन है, लोअर अगर किसी सेल में अगर लोअर डेटा रखा हुआ है, लोअर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको दूसरे टेक्स्ट में दूसरे सेल में अगर तुम चाहते हो कि उसका सॉरी अपर रखा हुआ है और तुम लोअर चाहते हो, तो लोअर फंक्शन के साथ सेल का एड्रेस
अगर हम पास करेंगे तो वो हमको लोअर कर देगा, अपर यूज करेंगे तो वो हमको अपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल सप्लाइड कैरेक्टर टू द लोअर केस where the text is the original text that is to be converted in lower case, and upper this function convert all supplied text in the upper case। ठीक है, अच्छा एक आध दो तीन और देख लेते हैं, एक साथ हम लोग वहां पे करेंगे। प्रॉपर केस क्या होता है? ई नंबर वाला कौन सा नंबर सिस्टम है था? अच्छा देखो, ये साइंटिफिक नोटेशन, हाँ वो साइंटिफिक नोटेशन है जिसमें कि जितना पावर होता है उस पावर को नंबर में दिखा देते हैं। मान लो कि अगर हमको कोई नंबर है, जैसे देखो ये था ना, ये जो नंबर था इसमें कितना जीरो है, जितना जीरो 37 आए ना, ई प्लस 37, मतलब कहने का मतलब 4.56 के बाद 37 जीरो। अगर मान लो कि हम यहाँ पे देखो एक तो और बड़ा कर देते, तुम लोग भी काउंट करो। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट था ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 13 14, 14 तो यहाँ पे हो गया, और इसके बाद तुम काउंट कर लो जीरो, तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, टोटल 37 आ रहा है। ठीक है, तो यही है कि 4.56 लिख दो और इसके बाद इंटू 10 टू द पावर 37 लिखना था, या 37 जीरो लिखना था, तो 37 जीरो ना लिखे ई प्लस 37 लिख दिया गया। बड़े नंबर को साइंटिफिकली हम ऐसे छोटे स्थान पे छोटे फॉर्म में हम इसको नोटिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट को यहां लेके जाना रहेगा तब क्या करेंगे, तो इतना जीरो कम कर देंगे, है ना। कितना था ये वाला गिने थे, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14। तो अगर यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे अगर पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ वाला पॉइंट मिटा दो तो उतना कम हो जाएगा। देखो 51 हो गया, यहाँ से और ज्यादा उधर ले लिया। ठीक है, हम लोग का काम वो नहीं था, उतना बढ़ाना नहीं घटाना चाह रहे थे, तो पॉइंट को इधर उधर करके हम वो 51 वाले नंबर को कम ज्यादा कर सकते हैं। समझ में आया दीपक कुमार? ठीक है, तो प्रॉपर केस किसको बोलते हैं? अच्छा, केस जो है कितने तरह का होता है, कौन कौन सा केस जानते हो तुम? फॉर्मेटिंग में आता है, वर्ड में भी आता है, एक्सेल में भी है, सब जो है ना, पावर पॉइंट में भी है। तो केस मतलब अपर केस लोअर केस वाला, बड़ा छोटा ए बी सी डी। एक तो अपर हो गया, एक तो लोअर हो गया, और एक तो अपर केस हो गया जिसपे सारा का सारा लेटर कैपिटल लेटर में रहेगा। अमन राज कुछ बता सकते हो तो बताओ केस के बारे में। हाँ, तो अपर तो समझ में आ गया, लोअर भी समझ में आ गया। इसके बाद एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं टाइटल केस या प्रॉपर केस। टाइटल केस या प्रॉपर केस, इसमें क्या होता है कि पूरा सेंटेंस में जितना वर्ड होगा हर वर्ड का पहला कैपिटल कर देंगे, तो टाइटल हो गया। टाइटल केस या प्रॉपर केस उसी को बोलते हैं। ठीक है, एक होता है सेंटेंस केस।
मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ है, सबको सेलेक्ट कर लो और उसको सेंटेंस केस में डाल दो। सेंटेंस केस में डालोगे तो हर डॉट के बाद, हर फुल स्टॉप के बाद जो सेंटेंस क्रिएट होगा उस सेंटेंस का पहला वाला लेटर कैपिटल होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस केस हो गया। एक और केस मिलता है जिसका कोई खास यूज नहीं है, वो है टॉगल केस। टॉगल केस मतलब तो जैसे तुम्हारा लिखा गया है उसको टॉगल कर देना, मतलब जस्ट उलट देना। समझ में आ रहा है बात? मतलब सेंटेंस केस में कुछ है, इसको तुम टॉगल कर दिए तो पहला वाला लेटर जो कि बड़ा था तो छोटा हो जाएगा और बाकी सब छोटा था तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अपर केस में है, उसको टॉगल कर दो तो लोअर हो जाएगा, लोअर को टॉगल करोगे तो अपर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कोई खास यूज नहीं है। तो हम लोग को देख, यहाँ पे जो हमको मिला है, क्योंकि सेंटेंस वाला बात तो यहाँ है नहीं, यहाँ हम लोग सेंटेंस वाला काम तो करेंगे नहीं, तो नॉर्मली हम लोग को जो मिला हुआ है वो फंक्शन के रूप में वो मिला हुआ है, एक अपर एक लोअर दूसरा प्रॉपर केस। ठीक है, और ये कैर फंक्शन है जिसमें अगर कोई नंबर दो तो उसका करेक्टर वो एस्की नंबर रहेगा, ये उस एस्की नंबर का उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्टर होगा वो करेक्टर प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा अनम्यूट नहीं कर पा रहे, वेट वेट वेट, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। ठीक है, अब देखो तो अनम्यूट करके, यस सर, हो दिलीप रहा है। कुमार तो अनम्यूट हो रहा है। ठीक है, दिव्य कुमार का नहीं हो रहा है, अब होना चाहिए, अब करके देखो, अब तुम अनम्यूट कर पाओगे अपने आप को। तो प्रॉपर टेस्ट हो गया, करेक्टर हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो इसको पहले हम लोग एक बार करके देख ले, उसके बाद हम बात करेंगे। कुछ नेम है ना, मान लो कि हम लिख रहे हैं रंजय, संजय, कृष्णा, विवेक, संतोष, ये सारा का सारा छोटा में है। ठीक है, तो हमको पूरा का पूरा बहुत लंबा एंट्री हो चुका है, तो हम क्या करें, पूरा एक शीट बन गया, मान लो तुम्हारा अटेंडेंस शीट ही है, सब नाम हो गया स्मॉल में, क्या करेंगे, तो उसके बगल वाला रो तो खाली मिलेगा नहीं, उसमें तुम्हारा कुछ और डेटा होगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पे इंसर्ट कर दो, नया कॉलम इंसर्ट कर दो और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपर और इसको ले लेते हैं। ठीक है, और इसको ड्रैग करेंगे तो मेरा सारा का सारा हो जाएगा, अपर हो गया। ठीक है, अगर मान लो हम लिखते हैं लोअर, तो ये वापस लोअर हो गया। ठीक है, तो अपर और लोअर तो हो गया। अब मान लो लिखते हैं यहाँ पे हेलो इंडिया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर, एच कैपिटल और आई कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर, कैपिटल एक का क्या होता है इसकी वैल्यू, ठीक है, और स्मॉल का 97। ठीक है, तो हम कैर फंक्शन से इसको बंद कर दूंगा, बहुत चिल्ड हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से वो सारा काम हम कर सकते हैं। ये क्या है, कैरेट साइन है ना। अच्छा 255 में क्या प्रिंट करना चाहिए, लास्ट वाला जो है 0 से 255 होता है ना। ठीक है, ठीक, तो ये काम तो हो गया मेरा कि ये इतना देख ली। चलो आगे देखते हैं, करेक्टर हो गया, इसके बाद है कोड। कोड में हमको इसकी कोड जानना है,
ठीक है। कैर फंक्शन जब यूज किया उसका जस्ट करस्पॉन्डिंग, उसका जस्ट उल्टा वाला, कि अगर हम कोड लिख के अगर कोई लिखेंगे तो हमको उसका एस्की कोड मिल जाएगा। मान लो हम इसी में हम निकालना चाहें कि स्पेस का तो ये फंक्शन नहीं ले रहा है, टेक्स्ट लेना है ना। 32 मतलब स्पेस बार से जो किए वो हमारा उसका जो एससी कोड है वो 32 है। सर वर्ड का ले सकते हैं इसमें? एसकी कोड तो मिलेगा तो एक करेक्टर का एक नहीं मिलेगा, वर्ड ले लोगे तो हरकत सारे वर्ड का एसकी कोड आ जाएगा, है ना। और मान लो कि सिंपल ऐसा करना है कि यहाँ पे मान लो लिखते हैं कोड, जैसा ही हम लिखेंगे तो बीच में देखो एक पैरामीटर सिर्फ मांग रहा है टेक्स्ट, है ना। अगर एक से ज्यादा होता तो टेक्स्ट कॉमा बिग ब्रैकेट में कुछ और लिखा होता। ये जो सजेशन जो प्रॉम्प्ट दे रहा है उसमें सिर्फ एक पैरामीटर दे रहा है, तो एक ही पैरामीटर हमको देना पड़ेगा, एक से ज्यादा नहीं दे सकते। हाँ तो कोई एक करेक्टर लो, जैसे मान लो हम कैपिटल बी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको 66 आ गया, कैपिटल ए का 65 तो 66। तो हेलो लोगो तो पूरा, अच्छा देखो हमको लगता है कि वैसे में हमको पहला वाला का दिखाना चाहिए हेलो का 104 एच का, स्मॉल एच का, है ना। ठीक है 97 शुरू हुआ तो पहला वाला कर लेगा, ठीक। चलो कनकटनेट, कनकटनेट का क्या मतलब, जैसे ये फर्स्ट नेम है और ये सेकंड नेम है, ठीक है। रंजय कुमार, संजय मिश्रा, कृष्णा वर्मा, ठीक है, सिंह यादव, ठीक है। ये फर्स्ट नेम ये सेकंड नेम, ओके। क्या होगा जब हम ऐसा लिखें फर्स्ट नेम और इसके बाद हम लिख दें एम्परसेंड साइन और ये वाला कुछ होगा क्या, हो गया, ठीक है। तो गैप कर देते हैं हम लोग यहाँ पे एक लगा देते हैं और फिर कनकटनेट कर देते हैं, ठीक है। तो हो गया ये काम, ठीक है। इसको अगर हम ये ऐसे कर दे तो ये मेरा पूरा का पूरा फर्स्ट नेम और सेकंड नेम मिला के मेरा एक फाइनल नेम बना दिया, ठीक है। यही काम हमारा कनकटनेट ऑपरेटर भी करता है, फंक्शन भी करेगा। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा तो ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया ना, एम्परसेंड साइन। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ एम्परसेंड साइन, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि दिस इज फॉर द कनकटनेशन, ठीक है। कनकटनेट दिस वन कॉमा दिस वन, ठीक है। लेकिन ये भी जब दो वर्ड को कनकटनेट किए तो ये भी हमको स्पेस नहीं दिया, ठीक है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक पैरामीटर स्पेस भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये मिल जाएगा वही सेम टू सेम, ठीक है। फायदा कब होगा, फायदा कब, ये तो फायदा तब होगा जब फर्स्ट नेम वो सरनेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, ऐसा बहुत सारा अगर सेल को कनकटनेट करना है तो हम एम्परसेंड लगा लगा कितना करेंगे। उस कंडीशन में हमको सेल को सिर्फ यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे तो हमको कनकटनेट कर देगा, ठीक है। Where the text argument are the set of one or more text string or other value that you want to join together. This function is changed to concat in 2013 version. ये concatenate जो है 2013 और उसके बाद वाले वर्जन में concat हो गया, छोटा कर दिया, लेकिन फंक्शन काम यही है, फंक्शन का नाम सिर्फ चेंज हो गया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है लेफ्ट वाला, ये हम इसको ट्रिम करने के काम में आएंगे। जैसे द लेफ्ट फंक्शन रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग। जैसे लेफ्ट ऑफ दिस टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है मतलब हेलो इंडिया लिख दिए, ठीक है, हेलो इंडिया, और हमको नम कैरेक्टर देना है,
ये जो आर्गुमेंट है, एन ऑप्शनल आर्गुमेंट दैट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी रिटर्न फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सप्लाई टेक्स्ट। लेफ्ट वो जो टेक्स्ट है, लेफ्ट में से कितना टेक्स्ट काट के हमको रिटर्न करना है। ये बिग ब्रैकेट में दिया गया, इसका मतलब ये ऑप्शनल है। अगर ऑप्शनल है तो नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, नहीं देंगे तब ये टेक्स्ट का कौन सा कैरेक्टर काटेगा, तो बाय डिफॉल्ट ये पहला कैरेक्टर ही काटेगा। ठीक है, वो कट करके, वो ट्रिम करके वो कैरेक्टर डिस्प्ले कराएगा। सेम काम ये राइट में करेगा, दैट विल कट फ्रॉम द राइट। ठीक है, यहाँ भी वही बात है, नम कैरेक्टर नहीं दोगे तो सबसे अंतिम वाला कैरेक्टर दिखाएगा। अगर हम 4 या 5 देंगे तो लास्ट से 5 कट करके वो दिखाएगा। ये है मिड, पूरे स्ट्रिंग में से बीच में से काटना। तो बीच में से काटने का मतलब क्या होता है कि शुरू कहाँ से करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। 2 पैरामीटर हो गया ना, पहला तो था कि स्टार्टिंग से था तो एक ही पैरामीटर देना था कितना, और लास्ट वाला भी एक ही पैरामीटर देना था। बीच वाले में स्टार्ट कहाँ से करना है और वहां से स्टार्ट करके कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर को कट करना है। ठीक है, ये दोनों देना है। द मिड फंक्शन returns a specified number of the character from the middle of the supply text string। सिंटेक्स क्या है, टेक्स्ट स्टार्टम। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कर ले हम लोग एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो इसी नंबर को लेके चलते हैं और हम देखते हैं लेफ्ट, ये नंबर ले लो। ठीक है, और लेफ्ट में से 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हम काट लेते हैं। ठीक है, तो RANJAY 6 कैरेक्टर हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे करेंगे तो सारा का सारा 6 कैरेक्टर मेरा सबका कट गया। ठीक है, आप मान लो हम राइट वाला करते हैं। राइट वाला, इसमें से अगर हम ले लेते हैं 1 2 2 4 1 5 2 2 4 2 6, हाँ तो हम ले लेते हैं 6, यहाँ से भी 6 ले लेते हैं। ठीक है, मिश्रा पूरा आ जाएगा। कुमार के पहले एक और स्पेस है, देख लो, 2 2 4 1 5 तो हो गया, 6 इधर से भी छठा भी ले लिया, और ये मिश्रा 2 2 4 2 6 कैरेक्टर का था। समझ में आ रहा है, जो 5 कैरेक्टर का उसके पहले एक कैरेक्टर भी, एक जो स्पेस था दोनों नाम के बीच का, उसको भी कट कर लिया। ओके, अब जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं मिड वाला। मिड वाला में तो टेक्स्ट ले लेते हैं ये वाला और स्टार्ट कर देते हैं दूसरे या तीसरे नंबर से। मान लो तीसरा नंबर से स्टार्ट करते हैं और 5 कैरेक्टर हमको काट लेना है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किए थे, तीसरे नंबर से, 1 2 3। ठीक है, तो 3 नंबर से शुरू किए तो एन से शुरू हुआ और कहाँ तक काटे, 1 2 3 4, ये इसका स्पेस 5 हो गया। तो करेक्टर नहीं है वो, स्पेस भी करेक्टर है ना जी। ठीक है, 2 2 4 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 है ना। एक आई कहाँ है, हाँ तीसरा से शुरू किया, 2 2 4 1 5, यहाँ 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो स्पेस के बाद सेकेंड नेम का भी एक करेक्टर पकड़ लिया। तो यहाँ से समझ में आ गया, क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलो। सेकंड लिया था, 3 से स्टार्ट किया, एन से, और एन दे 1 इंडेक्सिंग 0 से कराया 1 से। 1 से कर रहा है ना, हम लोग यहाँ कहाँ से शुरू किए हैं, 3 से लिए है ना। ओह, कहाँ हो गया, यहाँ से 1 2 3 से शुरू किया और 5 कैरेक्टर, तो 1 2 एन जे ए वाई और खाली जगह है ना, तो 5 कैरेक्टर हुआ। तो इसको देखो, ये वाला देखो, तुमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम लोग क्या किए हैं कि तीसरा नंबर से शुरू किए, तो तीसरा नंबर आई से शुरू किया और 5 कैरेक्टर लिया ना। देखो यहाँ 5 है ना, आई एस एच एन ए है, यहाँ भी 5 है, लेकिन इसके बाद वाला जो दोनों नेम के बीच का जो स्पेस है वो भी काउंटेड है, वो भी काउंटेड है। अगर मान लो कि हम इसको ऐसा करें, इसको ऐसा कर दे कि कंकर्टेंट हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो
तो ठीक हो गया ना, 5 ले लिया। जो स्पेस ले रहा था स्पेस की जगह पे अब उस सेकंड नेम का पहला कैरेक्टर आ गया। ठीक है, क्या करोगे? तो लेंथ फंक्शन क्या है कि लेंथ फंक्शन में हम लेंथ निकालते हैं टेक्स्ट का। लेंथ कहने का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेंथ का मतलब सेंटीमीटर मत नापने लगना, कितना कैरेक्टर है उसका लेंथ वैसा निकलता है। ठीक है, फाइंड टेक्स्ट, the find function return the position of a specified character or substring within a supplied text string. This function is case sensitive. कैसे लिखेंगे? फाइंड, और जो फाइंड करना है, जो टेक्स्ट को फाइंड करना है वो टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है जिसमें से फाइंड करना है वो देना है। ऑप्शनल स्टार्ट नंबर दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट नंबर ऑप्शनल नहीं देंगे तो फिर वो 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, फाइंड टेक्स्ट करने का मतलब the character or something that you wish to find within the text string that is to be searched. Start num, an optional argument that specifies the position in the within text string from which the search should begin. If omitted, this will take the default value 1. अच्छा, मान लो कि कोई हेलो है, मान लो, ठीक है, हेलो में एल खोजना है, एल तो 2 बार आएगा, एल तो 2 बार आएगा, तो कौन सा पोजीशन बताएगा हमको? पहला वाला बताएगा। ठीक है, दूसरा वाला कब बताएगा? बिल्कुल। मान लो कि हम इस नम के बारे में बात करते हैं, फाइंड दिस वन, और इसमें हम लिख देते हैं, हाँ पहले तो वो सही। पहले हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है, सपोज करो कि हमको जे फाइंड करना है। ठीक है, जे फाइंड करना है किसमें? इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 चौथे नंबर पे है। ठीक है, वैसा कुछ। अच्छा देखो, ए 2 बार है ना, इसको फाइंड कराते हैं हम लोग। ए फाइंड करना है G6 पे, तो आया दूसरे नंबर पे, यहाँ पे आ गया। अब हमको ये वाला ए कैसे मिलेगा? हमको ये इंडेक्सिंग देना पड़ेगा इस ए के आगे वाला। मान लो हम 3 से स्टार्ट करा दें, ठीक है, 3 से स्टार्ट करा दे तो हमको ये वाला मिल जाएगा, लेकिन काउंटिंग यहीं से होगा, काउंटिंग शुरू से होगा 1 2 3 4 5। समझ रहे हो ना? सर्च यहीं हमको जो उसका प्लेस मिलेगा वो मिलेगा स्टार्टिंग से ही, लेकिन पहले वाला के बाद का ए चाहिए तो हमको वो चीज वहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर हम 2 के 2 लिख देते तब क्या देता? पहले वाला ही दे दिया है ना। 2 पे हो, 2 से शुरू करना तो 2 ही पे मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड का काम है। ठीक है, हाँ इंडेक्स के द्वारा सर लेटर फाइंड करना है। इंडेक्स की जैसे मतलब सर ये भी है तो ये कितना का स्थान पर वो दे रहा है, तो यही ना देगा। और उसका इंडेक्स दे दिया 2 पर। तो इंडेक्स वाला तो नहीं है, देखो ना पैरामीटर में टेक्स्ट बोल रहे हैं ना, फाइंड टेक्स्ट एंड विद इन टेक्स्ट। तो कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है और कौन सा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं। जैसे लेकिन जैसे मान लो लिखते हैं यहाँ पे JAY, ठीक है, JAY करते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पे चौथे नंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन फाइनली खोजा तो पहला ही लेटर ना, है ना, खोजा तो पहला ही लेटर। ठीक है, फाइंड हो गया मेरा। और फाइंड और सर्च दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा है। अंतर क्या है कि हमारा ये जो था केस, दिस फंक्शन इज केस सेंसिटिव, ये हमारा केस सेंसिटिव है, स्मॉल है, कैपिटल लेटर लिखोगे तो नहीं खोजेगा। ठीक है, तो फाइंड और सर्च भी बिल्कुल वैसा ही है फाइंड जैसा,
एक बेनिफिट है कि ये हमारा कैन सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तुम अगर इसका सिंटेक्स भी देखोगे वही है, सर्च टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, बिल्कुल वैसा ही है। और ये अगर स्मॉल ए है कैपिटल ए बोलोगे तो तब भी खोजेगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए बोलोगे तो तब भी खोजेगा, ठीक है। उसके बाद है एक फंक्शन है एग्जैक्ट। दिस फंक्शन टेस्ट इफ टू सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग और वैल्यू आर exactly equal, and if so return true, otherwise the function return false. This function is case sensitive, ठीक है। हम लोग जैसे कंपेरिजन करते हैं ना, x बराबर बराबर y वाला जो कंपेरिजन करते हैं वही फाइंड करना है हमको। अगर हमको फाइंड करना है एग्जैक्ट, ये नंबर ले लेते हैं कॉमा और ये नंबर ले लेते हैं, ये दोनों को फाइंड करना है तो हमको मिलेगा ट्रू, ठीक है। और अगर यहाँ पे H6 के जगह पे ये फुल नेम ले लेते हैं तो हमको मिलेगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ रंजय कुमार दोनों है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग का कैरेक्टर बेस्ड फंक्शन है, और ये हम लोग का खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग फंक्शन को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो फंक्शन अगले क्लास में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछो। इफ वाला लैब अच्छे से किए थे, सम इफ एस, सम इफ, काउंट इफ और इफ एंड और, ये सारा ये बहुत लॉजिकल है और बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अभी तक जितना उसके अलावा तुम एक्सेल में पढ़े हो उसे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लगता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। और जो तुम एक्सेल में जो कमाल करोगे, तुम जब कुछ शीट बना रहे हो उसमें कुछ अनूठा कुछ अजूबा कुछ करना होगा तुमको, तो यही सब फंक्शन काम आएगा, है ना। सिंपल सम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से कुछ होने जाने को नहीं है, ओके। अब सवाल पूछे कुछ। सर एक ही सेल में एम्प्लॉय नंबर कैसे लिख सकते हैं इंटर देकर? जैसे एक ही सेल एम्प्लॉय में, एक सेल में क्या करना चाहते हो? एम्प्लॉय इंटर देकर नंबर एक ही सेल में, तो इंटर कैसे करेंगे सर? इंटर करते हैं तो दूसरा सेल आ जाता है। हाँ, तो उसमें तुमको करना क्या होगा ना कि उस सेल में दोबारा लिख नहीं पाओगे, तो एक काम ये कर सकते हैं हम कि सारा का सारा लिख दो, लिखने का रैप टेक्स्ट कर दो, रैप टेक्स्ट करोगे तो वो नीचे आ जाएगा। जैसे एम्प्लॉय नंबर और क्या बोले थे, फिर से बोलो। बस सर एम्प्लॉय और उसके बाद इंटर देकर नंबर हो। उसका नंबर, हाँ हम एम्प्लॉय लिखते हैं नंबर। सतीश कुमार, और क्या नंबर लिखना है बोलो। अब जैसे ये कुमार है ना, वो 37 के नीचे हो। हाँ, नंबर बताओ ना। फिर वैसे नंबर नहीं, 37 जो कुमार लिखे है ना, कुमार नीचे होना चाहिए, जैसे 37 और उसके नीचे कुमार, वैसे कैसे लिखेंगे? सतीश के नीचे कुमार होना चाहिए ना, तो देखो रैप टेक्स्ट को ऑन कर दो, ठीक है। और इसका विड्थ को कम करोगे, ठीक है, तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। सवाल क्या पूछते, कुछ पूछने वाले थे ना? हाँ, ऐसा है जैसे मान लो तुम लोग का अटेंडेंस हम ले रहे हैं एक्सेल शीट पे, सारे बच्चों का रोल नंबर नेम लिखा हुआ है, लिखे हुए, और उसमें जो एक से एक तारीख से लेकर 30 तक का कॉलम बना हुआ है, और सब में हम ए पी लिखते जाते हैं, जिस दिन क्लास नहीं होता उस दिन एन ए लिख देते हैं, ठीक है। और फाइनली 31 तारीख के बाद सब एक पूरा का कॉलम सबका बना हुआ है जिसमें टोटल क्लास डन और टोटल प्रेजेंट, वो सारा का सारा वहां पे ऑटोमेटिकली फार्मूला से स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये बताओ कि टोटल क्लास डन मतलब टोटल क्लास हैपेंड एंड टोटल क्लास प्रेजेंट इस कैसे निकलेगा? सम इफ से। इसमें कंडीशन डालते हैं सर, अगर सेल में अगर ए फाइंड कर रहा है, पूरा बताओ, आधा से नहीं, पूरा बताओ, चैट में लिख के बताओ। सबसे पूछ रहा है ना, तुम बोलोगे सब सुन लेगा। हाँ, कंडीशन में सर सर्च करेंगे सर, अगर सेल में ए आ रहा है तो उसको सर काउंट कर लेंगे। कैसे? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला का पैरामीटर बताओ।
काउंट इफ, उसको लिखेंगे इफ, काउंट इफ, उसके अंदर इफ, नहीं सर काउंट इफ ए, और सब कॉमा देकर सर्च करेंगे सर। तुम लोग बताओ, कोई तो बताओ। सर एक बार क्वेश्चन बोलिएगा और। क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, नहीं इसी का तो बना हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि दोनों एक ही सेल है, दोनों एक ही सेल का है, और यहाँ ये वाला 1 तारीख है, ये वाला 2 तारीख है, ये वाला 3 तारीख है, ये 4 है। ऐसा करता करता ऐसे में पूरा का पूरा हम 30 तक का बना दिए। ठीक है, तो यहाँ ये आया तो P, नहीं आया तो A, ये भी A, ये P, ये भी P। 2 तारीख में आओ तो ये A, ये भी ये P, बाकी A। ठीक है, तो ऐसा पूरा 30 दिन चलेगा। 30 दिन के बाद लास्ट में यहाँ पे हम लिखे हैं टोटल क्लास एंड टोटल क्लास एंड टोटल प्रेजेंट, ऐसा लिखे। तो यहाँ पे टोटल क्लास डन कैसे निकलेगा, और टोटल क्लास प्रेजेंट वो कैसे निकलेगा, सोच के बता दें अगले क्लास में। ठीक है, ये टास्क है तुम लोग के लिए। टोटल क्लास, ओके सर। हाँ, कुछ तो यश बताए हो, लेकिन रन नहीं करेगा, एक बार रन करा के दिखाना, देखना अच्छा। ठीक है।